सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। तहरीक इंसाफ की हुकूमत करप्शन के खात्मे का नारा लेकर हुकूमत में आई थी। करप्शन का खात्मा ही इनका सबसे अहम स्लोगन था और पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौरे हुकूमत में जिस चीज़ पर सबसे ज़्यादा तनकीद की जाती थी कि जी ये करप्ट हुकूमतें हैं, लिहाजा तहरीक इंसाफ को वोट दिया जाए। और यही बात कही जाती है कि जब भी इमरान खान साहब पर दबाव आता है, कहते हैं एनआरओ नहीं दूंगा, इसलिए कि हमारा तो नारा ही ये था कि हमने करप्शन खत्म करनी है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की हालिया रिपोर्ट ने एक भौंचाल खड़ा कर दिया है, खासतौर पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए। अब दिलचस्प बात यह है कि मुस्लिम लीग नून वो पार्टी जो कि कहती थी कि ये इलेक्शन रिग्ड थे, ये असम्बलियाँ ही जाली हैं, गलत है, अब वही इन्हीं असम्बलियों, इन्हीं पार्लियामेंट की बात करते हुए यहाँ पर ये मामला उठा रही है और इसका इरादा रखती है और इस पर बहस जा रही है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कह रही है कि गुज़श्ता 2 साल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौरान मुल्क में करप्शन बढ़ी है। जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है वो ये बताता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का। और ये भी हमें ज़हन में रखना है कि तहरीक इंसाफ यही इंडेक्स को लेकर, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स को लेकर तनकीद किया करती थी नून लीग की हुकूमत पर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर। अब ये ऐसे लग रहा है कि नून लीग तहरीक इंसाफ की पिच पर आकर उन्हें टफ टाइम देना चाह रही है। हुकूमत क्या कोई बयानिया इससे बेहतर ला सकेगी? पहले तो बड़े आराम से कह दिया शहबाज गिल साहब ने कि जी जब अंग्रेज़ी का उर्दू तर्जुमा किया जाएगा इस रिपोर्ट का तो फिर लग समझ जाएगी। लेकिन जब उर्दू तर्जुमा किया है तब भी यही बात सामने आ रही है कि ये पिछले 2 साल ही की है, ये पिछले 2 साल से पहले की बात नहीं है, ये पिछले 2 साल का बताया जा रहा है कि करप्शन बढ़ी है। इसी हवाले से हम पहले बात करेंगे और ये भी कि अब इसी बुनियाद पर सेनेट में भी शोर शराबा, फिर असम्बली में भी शोर शराबा, हर तरफ अब यही होगा और हुकूमत को भी आने वाले दिनों में मज़ीद तनकीद का सामना करना पड़ेगा जब पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, क्योंकि 12 रुपये तक फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की सिफारिश सामने आ गई है। असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं। खरल साहब, ये अब हुकूमत मुश्किल में आ गई है और पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि करप्शन नहीं होनी चाहिए, करप्शन नहीं होनी चाहिए। अभी ख़ास तौर पर खोखर पैलेस में जिस तरह से बुलडोजर से चलाए गए, जो कुछ हुआ उसके बाद तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी हुकूमत कि उनके लिए इस तरह का टफ टाइम आ जाएगा कि उल्टा ये नजर आएगा जनाब तहरीक इंसाफ के दौर में तो करप्शन बढ़ी है। अब इससे कैसे निकलेगी हुकूमत? ये तो बड़ा मसला बन गया है। देखिए, सर्वे और रिपोर्ट जो आती है ना, मैं नहीं समझता कि वो 100% रिफ्लेक्ट कर रही उन चीज़ों के ऊपर। कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं सामने रख दूँ कि 2.5 साल के अंदर जी पाकिस्तान में 2.5 साल के अंदर जो लोग पकड़े गए उसमें नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार हो गए, साबिक वज़ीर आज़म। फिर उसके बाद साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब गिरफ्तार हो गए। साबिक सदर मुल्कत आसिफ जरदारी गिरफ्तार हो गए। कौमी असम्बली के मौजूदा जो अपोजिशन लीडर हैं शहबाज शरीफ साहब वो गिरफ्तार हो गए। पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज वो गिरफ्तार हो गए। फिर उसके बाद ताकतवर तरीन जो ब्यूरोक्रेट प्रिंसिपल सेक्रेटरी साबिक जो फवाद वो गिरफ्तार हो गए। आर चीमा जो है ताकतवर ब्यूरोक्रेट वो गिरफ्तार हुए। ख्वाजा बरादरान वो गिरफ्तार हुए। सिंध असम्बली के स्पीकर जो है आगा सिराज दुरानी वो गिरफ्तार हुए। खुर्शीद शाह साहब जो साबिक अपोजिशन लीडर वो गिरफ्तार हुए। फरियाल तालपुर साहिबा जो कि ताकतवर शख्सियत की बहन थी और ख़ुद भी उनका तूती बोलता था सिंध के अंदर, वो गिरफ्तार हुई। अनवर मजीद गैंग सारा वो गिरफ्तार हुआ। इस तरह एक लंबी फहरिस्त है। मुझे उसामा साहब बता दें, पाकिस्तान की 70 साल तारीख या नैब जब से बना 99 से लेकर शुरू हो जाए, क्या इतने लोग बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई? नहीं। क्या इतने अरबों रुपए की इंक्वायरीज हुई? क्या इतने अरबों रुपए की इंक्वायरीज के अंदर इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हुई? क्या इतने अरबों रुपए के मीडिया टाइकून जैसे मीर शकील रहमान गिरफ्तार हुए? क्या इतने अरबों रुपए के स्कैंडल के ऊपर रेफरेंस बाकायदा फाइल हो गए? अब है फैसले की बारी। अच्छा, लेकिन बेल होना, जमानत होना, मतलब तारीफ कर रही है। अच्छा, बाबर सब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आपकी तरफ वो भी नैब किसी लिए तारीफ कर रही है कि 2 साल की तारीफ कुछ हुआ है। 363 अरब रुपया 2 साल में इन्होंने रिकवर किया है नैब ने, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हुकूमत तो कहती है नैब इंडिपेंडेंट इदारा है, नैब अलग है, हुकूमत पहले भी यही नैब था। मैं थोड़ा सा इस पे इख्तिलाफ करूंगा। इशू ये नहीं है, इशू गिरफ्तारी का नहीं है। इशू ये होता है कि जब आप करप्ट लोगों पे हाथ डालते हैं और सख्ती करते हैं, अगर आप सिटिंग बुजरा पे हाथ डालते हैं, सर्विंग बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स पे हाथ वो भी बल्कि तो फिर उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होना चाहिए।
फिर जब आप बड़े मगरमच्छों पे हाथ डालते हैं तो छोटी छोटी मछलियाँ वैसे डर के पीछे हट जाती हैं। ठीक, लेकिन खल साहब ये सारी गिरफ्तारियों के बावजूद मुझे आम कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आया माशरे में उसका। मगर ये नहीं हुआ कि मैं थाने में जाऊं तो मुझे इज्जत से वहाँ पे बैठाया जाए, मेरी बात सुनी जाए और बगैर पैसे लिए मेरा काम हो जाए। मैं पटवारी के पास जाऊं, मैं LDA में जाऊं, मैं जनाब DC ऑफिस में चला जाऊं, आज भी हर जगह पे पैसे के बगैर कोई काम नहीं हो रहा। इशू ये नहीं है कि कितने लोग पकड़े गए, कितने लोगों के नैब में रेफरेंसेस हैं। इशू ये है कि क्या माशरे में करप्शन जो है वो कम हुई है, क्या माशरे में बगैर पैसे के काम हो रहे हैं। आप एक आम आदमी के पास चले जाएं, एक आम आदमी से पूछ लें कि जब वो बाहर जाता है अपने किसी काम के लिए तो क्या बगैर पैसों के उसका काम हो जाता है, क्या बगैर पैसों के उसकी फाइल आगे मूव हो जाती है, क्या जो मिनिस्टर्स हैं क्या आज दयानतदार हैं, क्या उनके सेक्रेटरीज दयानतदार हैं, क्या जो ऑफिसर्स लगाए जा रहे हैं वो दयानतदार हैं, क्या बगैर पैसों के अहम असाइनमेंट पे, अहम पोस्टिंग पे बंदे जो हैं वो बगैर पैसों के लगाए जा रहे हैं, मेरिट पे लगाए जा रहे हैं। मेरे नज़दीक पिछले दौर में और इस दौर में इस हवाले से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आज आप आम आदमी से पूछें वो कहेगा जी कि अब तो रेट डबल हो गया है। नहीं, वो ये भी कहते हैं रेट इसलिए डबल हुआ है कि जी पकड़े जाने का खौफ है, इस तरह से रेट डबल हो गया है। इसको लोग अपनी कारकर्दगी आप इस चीज को तो मानते हैं कि आम आदमी से आप जाके वॉक करवा लें, पूछ लें, चौक में चल जाएं, वो कहेगा जी रेट डबल हो गया, पहले से ज्यादा पैसे मांगने शुरू कर दिए हैं। FBR जो है, गवर्नमेंट ने FBR की कैंपेन लॉन्च की। आप आज चले जाए FBR पैसे दिए बगैर अपना कोई काम करवा लें, मुझे पकड़ लीजिएगा। अभी मेरा एक जानने वाला दोस्त है, उसको 40 लाख रुपए का टैक्स भेज दिया उन्होंने। 6 लाख रुपया जो है वो उसके बंदे को दिया, 6 लाख रुपया उसने रिटर्न बना दी, 6 लाख रुपया उन्होंने जमा करवा दिया और 30 लाख रुपया अपना बचा लिया। ये FBR में ये चीज चल रही है। कोई एक महकमा मुझे बता दे जहाँ पर बगैर रिश्वत के काम हो रहा है, कोई एक महकमा, कोई एक मिनिस्ट्री बता दे, फेडरल भी और प्रोविंशियल भी, जहाँ बगैर पैसे दिए काम हो रहा है। अभी तो ये हालात है कि कोई आप पता कर ले कि DC लगने का क्या रेट है, कमिश्नर लगने का क्या रेट है और DPO लगने का क्या रेट है। वो भी लोग आपको बताएंगे कि कौन कितने पैसे देके DPO लगा, कोई कौन कितने पैसे देके DC लगा। अगर DC और DPO पैसे देके लग रहे हैं तो लेकिन सारा मलबा डोगर साहब ये भी ज्यादा है कि बुजदार साहब तो ये सारा काम नहीं कर रहे ना, उनको बदनाम है, बदनाम को मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं गवर्नमेंट का एनालिसिस कर रहा हूँ। यहाँ पर तो खल साहब ये भी कहा जा रहा है कि बुजदार साहब के CM सेक्रेटरीट में तो ये भी कहा जाता है कि जनाब कसम ले लें अगर हमने एक भी अपॉइंटमेंट की हो, सारी अपॉइंटमेंट इस्लामाबाद से होती है, 2-4 और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर के, उनकी अप्रूवल के बगैर वो कोई बड़ी पोस्टिंग पंजाब में नहीं हो सकती। इशू ये है कि जब आप करप्ट बंदे लगाएंगे तो वो करप्शन नहीं करेंगे, पैसे ही खाएंगे। अभी आप खोखर पैलेस गिराया, मैं आज भी कहता हूँ कि खोखरों ने कब्जे किए हैं। बेताशा लोग मेरे पास आए पिछले द्वार में, जब खोखर जो थे वो इतने जाबर और जालिम थे कि किस तरह से लोगों को मजबूर कर देते थे। पुलिस उनके साथ मिली हुई थी, पटवारी, बल्कि ये कहा जाता है कि एक IG थे, जब वो IG बने उनके घर में एक लैंड क्रूजर आ गई। खोखर साहब ने कहा सर ये हमारी तरफ से आपको सलामी है। वो कोई 6 महीने IG रहे, जिस दिन वो ट्रांसफ़र हुए तो वो लैंड क्रूजर जो थी वो उनके घर से अगले IG के घर चली गई। लेकिन अब ये अब उनको सलामी है। मगर इस तरह से चीज़ें चलती गई हैं और किस तरह से ये पुलिस इनके साथ मिली होती थी, एडमिनिस्ट्रेशन इनके साथ मिली होती थी, सारी इंतजामिया इनके साथ होती थी, और किस तरह से एक गरीब आदमी की ज़िंदगी अजीरन कर दी जाती थी, किस तरह से गन पॉइंट पे उनसे कागजात पे साइन करवाए जाते थे। ये जो आज खोखर साहब असम्बली में कहे थे ना कि मेरी सारी ज़मीन लीगल है, खोखर साहब कुरान पे हाथ रखकर हलफ दें, अपने बच्चों के सर पे कुरान रख के हलफ दें कि ये जो लीगल ज़मीन है ये आपने किस तरह से खरीदी हुई है। क्या ये मजबूर, गरीब, बेवा, यतीम बच्चों की जिंदगी अंगूठे लगा के कागजों पे ये आपने जमीन 50 लाख की जमीन 10 लाख में 28 जनवरी और 2010 को डेली टाइम्स के अखबार में ये रिकॉर्ड पे खबर है जो मैंने फाइल की थी। उस वक्त के 60 कनाल के नक्शे इन्होंने इलामा इकबाल टाउन में अप्रूवल के लिए दिए थे और 7 लेकिन उसमें बेवा जो खातून है उसकी जमीन भी थी और लोगों की भी, सईद कुरैशी था, बेवा की खातून थी, वो वहां पे मलकीती इनके जो प्रूफ थे ना 60 कनाल के वो भी पूरे नहीं थे। एक फर्द की कई कापियां लगाई थी, फिर इनको इलीगल
कंस्ट्रक्शन के ऊपर इलामा इकबाल टाउन ने बाकायदा, मेरे पास वो भी नोटिस मौजूद है कि हम डिमोलिश कर देंगे क्योंकि आपके पास कोई मलकीती सबूत नहीं है। 60 कनाल की बात कर रहा। अब मामला जब चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने नोटिस लिया था, उस वक्त तक मामला ये फैल के 200 कनाल तक चला गया था। उस वक्त जब मैंने खबर फाइल की तो मैंने मलिक शफी से फ़ोन किया जी, मैंने कहा आपने ये जो माल बनाया है, मेरे पास डॉक्यूमेंट जो मैं आपकी फाइल देखी है, एक तो आपके पास मलकीती सबूत नहीं है, आपके पास ऑनरशिप की डॉक्यूमेंट नहीं है, नंबर 1। दूसरा ये है कि जो आपने फर्दें लगाई हैं वो तो 60 कनाल बनती नहीं है। फिर आपने जो लोगों की फर्दें लगाई हैं वो तो उनसे आपने ज़मीन खरीदी नहीं है। तो उन्होंने कहा जी हम कोशिश कर रहे हैं लोगों से रजिस्ट्री करवाने की, ये रिकॉर्ड पे है उनका बयान। अब मामला ये है कि उसके बाद जो बोनाफाइड परचेजर की वो बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो सड़कें बनी अपने घर के लिए MNA MPA के फंड से अपने लिए सड़कें बनाई गई, वो कौमी खजाने को अलहदा से पर्चा नहीं है। वहाँ पे जो गैस, वहाँ पे जो पानी, वहाँ पे जनाब सीवरेज का सिस्टम, अपने पैलेस के लिए सारा कुछ किया गया। फिर उसके बाद वाइल्ड लाइफ की इजाज़त के बगैर वहाँ पे जू बनाया गया बहुत बड़ा, सरकारी ज़मीन जो है वो बीच में डाली गई। और जो कह रहे हैं ना बार बार 4-8 से हमने आगे की है, पटवारी बाकायदा वहाँ पे खोकर पैलेस के अंदर बैठता था, पटवार का सारा रिकॉर्ड उधर उठता था। किसी बंदे को फर्ज जारी नहीं की जा सकती थी मलक शफी, मलक सैफ या मलक अफजल खोकर की इजाज़त के बगैर। हमजा शहबाज ने उधर से जाती उमरा मरियम साहबा की इजाज़त के बगैर उधर से नहीं होती थी, इधर इन्होंने सारा काबू किया हुआ था। किसी बंदे की जमीन किसी ने बेचनी होती थी या खरीदनी होती थी, अब हुआ ना इस ये भी तो आगे जाके मैं करप्शन इंडिकेटर पे दोबारा आ जाता हूँ। अब आप मुझे बता सकते हैं कि पीसी भूरबन जो है ये सरकारी स्टेट लैंड पे एक कितनी लीजिंग पे है? 80,000 रुपया महाना लीजिंग पे है। 80,000 रुपया महाना की लीजिंग पे पीसी भूरबन दिया गया। ये सरकारी रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको कल कागज भी लाके दे दूंगा। इस्लामाबाद आप मुझे बताएं कि भूरबन की कीमत महीने का किराया 80,000 रुपये। रॉयल पाम क्लब देख ले, रॉयल पाम क्लब 80,000 रुपये है। मैंने कल आपको बताया था कि 1150 कनाल जमीन रावलपिंडी में एक बंदे ने कब्जा में की हुई है, लाहौर में कब्जे में की हुई है। मैं तब इस गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करता कि ये ताकतवर लोगों से, सभी से अक्रॉस द बोर्ड आंखों पे पट्टी बंद करके इंसाफ के तराजू दोनों बराबर करके हर कब्जा ग्रुप से जमीन जो थी वो किया, बहुत अच्छा किया, बहुत बड़ा कब्जा ग्रुप है वो। तो लोगों के घरों में गनमैन असले वाले बंदे ले जाता है और वहां जाकर जबरदस्ती साइन करवाता है। अगर कोई जर्नलिस्ट उसके खिलाफ लिखे तो उसके घर में ये गनमैन लेके चला जाता है। इनके चेहरे आप इसलिए ना देखें कि ये स्क्रीन पे आ रहे हैं तो इनके चेहरे क्या हैं, ये इनके बड़े मकरू चेहरे हैं जब ये अपने डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। उस वक्त ना ये किसी बेवा को देखते हैं, ना किसी यतीम को देखते हैं, ना किसी मजबूर को देखते हैं। उस वक्त डीपीओ इनके साथ पिछले 10 साल में पुलिस इनको प्रोटेक्ट कर रही होती है, डीसी ऑफिस इनको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, बाकी सारी गवर्नमेंट इनकी बैक पे होती है और ये दिनराते फिरते रहे। और इन्होंने कहानियां देखें, ये कहां से मोटरसाइकिलें चलाते, ये आज खरबपति हो गए। कहां से इतना पैसा आया, कैसे पैसा आया? अच्छा अब मसला ये है मेरा अब मरियम जो अच्छा मरियम नवाज शरीफ का माथा क्यों चूमते थे? इशू ये है कि नवाज शरीफ माथा इसलिए चूमते थे कि जब पार्टी फंड की मीटिंग होती थी, मैं मुझे खुद एक बंदे आंखों देखा हाल बताया कि पार्टी की फंड रेजिंग की मीटिंग हुई। एहसन इकबाल से पूछा गया, उन्होंने कहा जी मेरे पास तो 2 लाख है। ख्वाजा आसिफ ने 5 लाख जमा करा दिया, किसी ने 10 लाख जमा करा दिया और सैफ खोखर साहब उठे, उन्होंने कहा जी 10 करोड़ रुपया मेरी तरफ से है, बाकी सारे चुप हैं। अब 10 करोड़ रुपया जो नवाज शरीफ को पार्टी फंड की मीटिंग में देगा और बाकी बड़े बड़े लीडर जो है 5-5, 10-10 लाख रुपया दे रहे होंगे, तो नवाज शरीफ तो उसका माथा चूमेगा। अब मसला ये कि नवाज को ये भी तो पूछना चाहिए कि तेरे पास 10 करोड़ कहाँ से आया? हमजा को घर देने, इन सब को कोठियां देनी, सर ये अब उसका दुख तो है कि वो जो कमाई का जरिया था कि जनाब अब बेल जमा करवानी है, वो बेल बॉन्ड जमा करवाने हैं, तो हमजा साहब जनाब खोखर साहब 2 करोड़ जमा करा दें, खोखर साहब 1 करोड़ जमा करा दें। और खोखर साहब को आपने हजारों करोड़ पे जो कमा के दिए हैं तो वो देंगे ये पैसे। अच्छा अब एक मसला ये है खरल साहब के ऐसे लोगों को जब पकड़ने जाते हैं, अब ये जिस तरह फ्रॉड शीट का मामला सामने आया, उसमें पैसे लग जाते हैं, उल्टा पैसे लग जाते हैं। खोखर बरादरान का जो पैलेस का केस है ना, मेरी बात आप लिख लें, फिर इसके अंदर कोई एक्शन नहीं होगा, जाए 1 इंच जगह भी उनकी नहीं जाएगी। जो गिराया खड़ी रहेगी। उस लोग इमरान खान को जो दुकानें गिराई हैं, इमरान खान साहब को बेवकूफ बना दिया गया। मेरी बात ये लिख ले,
1 इंच अगर जिस दिन एक मरला भी वहां से जगह चली गई ना, किसी ने कॉन्फिस्केट कर ली, खोखरों से वापस ले ली, तो फिर कौम भी जानती है। मेरा एक बार रिकॉर्ड पे रखे, आपने मुझे कहना कि आपने झूठ बोला था। डॉक्टर सरकार ले ले ये जो मैं बात कह रहा हूं, सरकार भी नहीं लेगी, सरकार नहीं लेगी। इमरान खान साहब को बेवकूफ बनाया गया और गिरा दी दुकानें, जो दुकानें गिरा दी है, जो फ्लैट गिराए गए हैं, कौन से 38 कनाल किधर गिरी है, कौन किसने कहा? 38 कनाल तो नहीं गिरी, लेकिन 12 वहां दुकानें में 10 दुकानें, 3 तमाम लीडिंग न्यूज चैनल पे, तमाम लीडिंग न्यूज चैनल पे 38 कनाल की चल रही है। वजीर आजम इमरान खान का जो रिपोर्टें पेश की गई है, वो कह रहे 130 करोड़ की रकम हमने, वो कह रहे 130 करोड़ की मालियत, 130 करोड़ का वजीर आजम की स्टेटमेंट चल रही है कि 130 करोड़ की जगह जो है हमने चले ये ब्रॉडशीट का 130 रुपए की जगह जिस दिन उनसे आप ले लेंगे ना, मैं आपको मान जाऊंगा। अच्छा, ये 130 करोड़ का दावा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि 130 रुपए की जगह अगर आप एक सरसाई मरले से बहुत कम होती है सरसाई। अच्छा, आप एक मरला तो बड़ी दूर की बात है, 45 कनाल तो बड़ी दूर की बात है, आप एक सरसाई जगह उनसे अगर ले लेंगे ना, ये नाहलों की टीम जो इमरान खान को मिसलीड कर रही है, बेवकूफ बना रही है, नंबर टांग रही है, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ब्रॉडशीट का क्या बनेगा? एक टके की जब जमीन उनसे नहीं ली जाएगी, मैं आपको अभी बता दूं। अच्छा, ज्यादा पर क्या हो सकता है? पहले हमने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट की बात की, वहां पर 363 अरब रुपया 2 साल में रिकवर किया नैब ने। सलाम है जी, तारीफ हो रही है नैब की। यहाँ नैब क्या करता रहा है ब्रॉडशीट के मामले में कि जनाब अब FBR कह रहा है, दुहाइयाँ दे रहा है कि ये क्या कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया, आपने तो टैक्स भी नहीं काटा और सारी की सारी रकम जो है ब्रॉडशीट को दे दी, और ऊपर से आगे ब्रॉडशीट ने भी किसी मैट्रिक्स कंपनी को ठेके में रखा हुआ था, ठेका दिया हुआ था कि जनाब वो जाकर तफ्तीशें करे या निकाले शरीफ खानदान के असासे, वो भी पैसे ले उड़ी। तो ये बाबर डोगर साहब, ये तो अजीब है कि अगर आप किसी कंपनी को हायर करें, कोई काम करें, तो ये तो उल्टा महकमे बजाय इसके के काम करें, या LDA है, दीगर महकमे हैं, वो किसी की सहूलत के काम करें, वो पैसे बनाने पे लग जाते हैं। नैब जो उसकी नाअहली देख ले कि ब्रॉडशीट का मामला अलग, उसको जुर्माना दिया, उससे पहले पैसे कहीं और भी जा चुके। समझ साहब, अब मैं क्या कहूँ इस पर कि जिस तरह से नैब ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया, अब ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कम से कम सर ये 43 लाख डॉलर टैक्स तो जमा करा लेते ना। ये जाके वहाँ पर ये अपना समझा ही नहीं सके, ये बात ही नहीं कर सके, इनके वकला जो है वो बात ही नहीं कर सके कि जनाब किस चीज़ के आप हमसे पैसे मांग रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट को इसमें मिला क्या है, हमारी गवर्नमेंट को सब कहानियां फिर कुछ और निकल। सर आपने नहीं आपने कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा किया था, उसमें लिखा था नहीं कुछ रिकवर हो ना हो, आपका काम है सिर्फ हमें बता देना बस। तो 2008 में ब्रॉडशीट कोलोराडो जिसके हेड जेम्स थे, उनको किस चीज़ के पैसे दिए? उनको भी दी, अच्छी खासी अमाउंट दी है। वो इसलिए कि जनाब ये आपने कॉन्ट्रैक्ट यकतरफा तौर पर खत्म कर दिया, और उसमें ये था कि ये जारी रहेगा, इस तरह अकेले खत्म नहीं किया जा सकता। तो ये तो फिर नैब ने उस वक्त मेरा सवाल ये है, उन्होंने तो डैमेजेस ले लिए। 3.7 मिलियन डॉलर कोलोराडो, वो जो उसकी एक की ब्रॉडशीट कोलोराडो, उसको दे दिए, और बाद में ये जो जज साहब हैं जो कि लंदन हाई कोर्ट के 2018 में कह रहे हैं कि वो जो कंपनी थी वो तो जाली थी, और वो ये कह रहे हैं कि जो आपके वकील थे, बड़े सीनियर सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, वो क्या नाम है उनका, अहमद बिलाल सूफी थे, अहमद बिलाल सूफी साहब, वो इतने सीरियस थे, लेकिन उन्होंने ये ज़हमत नहीं की कि वो जाके ये पूछ ही लेते। जब ये फर्म लिक्विडेट हुई तो लिक्विडेटर जो कि वहाँ पर बैठता है लंदन में, उसे जाके पूछ लेते कि जनाब ये जो फर्म लिक्विडेट हुई है इसका असल मालिक कौन है, अगर हमने पेमेंट देनी है तो किसको पेमेंट करनी है, ये जो कंपनी पेमेंट मार रही है इसका लीगल स्टेटस क्या है। वो जनाब वहाँ पर अहमद बिलाल सूफी साहब ने ये स्टेटमेंट दिया कि चूँकि जेम्स ने मुझे कहा कि मैंने जो ब्रॉडशीट कोलोराडो जो है उसको री इनकॉर्पोरेट किया है कोलोराडो में, तो लिहाजा मैं ही मालिक हूँ, तो पेमेंट मेरी बनती है, और जनाब उनको 3.7 मिलियन डॉलर जो कि तकरीबन 1 अरब रुपये की रकम है, वो आप पकड़ा के आ गए। अच्छा, इसके साथ और है ना, अच्छा, फिर और 28 मिलियन डॉलर जो है वो आपने फिर एक और कंपनी आ गई ब्रॉडशीट आइल ऑफ मैन, वो जिसके हेड कावे मूसवी थे, उन्होंने कहा जी असल मालिक तो मैं हूँ, मेरे पैसे बनते हैं। आप आगे देखें, मुझे रोना आता है कि किस तरह से ये काम चलता रहा। उनसे जब ये चीज़ इस्टेब्लिश हो गई कि जो पिछले पैसे दिए थे कोलोराडो को वो जाली थे, वो जाली कंपनी थी, असल कंपनी कावे मूसवी की है। फिर जज साहब ने कहा जी कावे मूसवी साहब अब आप बताएं कि आपके क्लेम बनते कितने हैं। उन्होंने JIT की जो रिपोर्ट थी वो जज साहब को पकड़ा दी कि इसमें JIT ने इस्टेब्लिश किया है कि नवाज शरीफ जो है, नवाज शरीफ की फैमिली 280 मिलियन डॉलर की
जो है उसने करप्शन की है। 280 मिलियन तो इसमें ब्रॉडशीट कहां से आ गई? उसमें जेआईटी ने अगर ढूंढा, डॉक्टर साहब जुल्म नहीं है कि जेआईटी की रिपोर्ट है और उसको बुनियाद बनाकर पैसे ब्रॉडशीट ले रही है? ये दुनिया में बाहर फैसला हो गया, जो आपने टैक्स नहीं काटा अच्छा हो रहा है, गैर वो अलग है। फर्म जो मैट्रिक्स है उसके हवाले से जो उसके जो रॉबर्ट आइजन है वो भी पाकिस्तान आए, नैब को प्रेजेंटेशन दी, 5 लाख पाउंड उसको भी आपने दे दिया। शरीफ खानदान के बारे में 8 अपराध के बारे में तलाश करने का जो ठेका उसको दिया था। इतवार बाजार लगा हुआ है ना, तो मामला साहब मुझे एक बात बताएं, खैरल साहब आप दोनों बड़े 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 जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं, मुझे एक चीज़ बताएं, नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा केस में 2 केस हुए, एक है अल अजीजिया स्टील मिल का और दूसरा जो है वो शायद है हिल मेटल का। हिल मेटल में वो बरी हो गए जिसमें नैब उनके खिलाफ नहीं, पार्क लेन का भी है ना दूसरा, फ्लैट्स का, इवन वो अल अजीजिया में ही आता है ना, 2 ही केस हैं। अच्छा, उस समय एक में वो बरी हो गए, एक में उनको सजा हो गई। जिसमें सजा हुई उसमें वो खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए और जिसमें वो बरी हुए उसमें नैब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जी बिल्कुल, दोनों केसेस सबजुडिस हैं। अब कल अगर मैं अभी कुछ नहीं कहा जाता, मेरा एक सवाल है कि अगर कल वो दोनों केसेस में बरी हो जाते हैं तो ये जो हमने इतनी बड़ी कोई 8-10 अरब रुपए की पेमेंट कर दी हुई है, ये कहाँ पे स्टैंड करेगी? ये तो मैं पहले कह रहा हूँ कि पेमेंट का तो कुछ जवाब नहीं है कि अगर जेआईटी की रिपोर्ट जो एक डॉक्यूमेंट है उसकी बुनियाद पर पेमेंट उसको दे देना, वो तो कुछ सर पाँव ही नहीं बनता। ब्रॉडशीट ने तहकीकात करके अपने पैसे लेने हैं, ये मुख्तलिफ जो लोग तहकीकात कर रहे हैं, वो तो अभी तो आप ये आप तो रो रहे हैं टैक्स को, आप तो रो रहे हैं जो पेमेंट ब्रॉडशीट को कर दी जो कि $31 मिलियन की तकरीबन बनती है। मेरा तो सवाल ये कि बेताशा लोग को लंदन गए, अमेरिका गए, टीएडीए काटे गए, वो जो पैसा खर्च हुआ वो किसी खाते में ही नहीं है। बिल्कुल सही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि आज असम्बली में हंगामा क्यों हुआ। अफजल खोखर साहब ने जज्बाती तकरीर क्यों की कि जी मेरी बहनों बेटियों के घर गिरा दिए गए, और रात की तारीकी में बाबर अवान साहब ने क्या जवाब दिया, ब्रेक के बाद बताएंगे। अब पता चला। इमरान खान साहब ने आज अपने खिताब में कहा है कि लोग कहते हैं कि तब्दीली कहाँ है, बड़े डाकुओं को हाथ डाला जा रहा है, ये है तब्दीली, और जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होगी कोई मुल्क खुशहाल नहीं हो सकता। किसी और मुल्क में नहीं कहा जाएगा कि एनआरओ दे दूँ वरना मैं हुकूमत गिरा दूंगा। उनका इशारा यही मुस्लिम यून की तरफ था कि जी कब्जा माफिया की पुश्त पर ही साबिक वज़ीर आज़म कर रहा था, उनकी फैमिली कर रही थी, सारे पैसे बनाकर उनको देते थे और वो उनके साथ खड़े थे। अब ये मामला पहुंच गया जनाब असम्बली में भी। अब अफजल खोखर साहब, जिनका ज़ाहिर ये खोखर पैलेस वगैरह सब ज़मीनें उनकी हैं, उन्होंने कहा कि जी रात के अंधेरे में मेरी बहनों बेटियों के घरों पर इस तरह धावा बोला गया और मैं भी सबूत लाता हूँ, ये भी सबूत लाएं, और अदालती हुक्म इम्तना था, यानी स्टे था, उसके बावजूद उन्होंने ये सब कुछ किया। लेकिन बाबर अवान साहब ने तो कहा कि जनाब ये सारा कब्ज़ा माफिया है और किसी की प्राइवेट ज़मीन को नहीं छेड़ा, सरकारी ज़मीन जो है वागुजार करवाई गई है। अब इस पर बड़ी गर्मा गर्मी हुई। तो असद खरल साहब, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्यों नहीं चले जाते? अगर हुक्म इम्तना भी था, इनकी ज़मीन भी बिल्कुल ठीक थी, सरकारी नहीं थी, तो अदालतें चले जाए, सुप्रीम कोर्ट गए, हाई कोर्ट चले जाए। कोई कंटेम्प्ट वाली बात नहीं की गई, हाई कोर्ट में गए हैं, हाई कोर्ट ने फिर इनको नीचे भेजा है और नीचे वाली अदालत ने इनका जो स्टे था वो भी खारिज कर दिया, क्योंकि एडिशनल सेशन जज जो है उसकी कम्पिटेंसी थी, सिविल जज जिसने स्टे दिया था उसके पास इख्तियार ही नहीं था बकौल एडिशनल सेशन जज के। तो आगे नई तारीख पड़ गई है। मामला ये है कि वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म की नो डाउट पुष्प बनाई थी, साबिक वज़ीर आला की पुष्प बनाई थी और उसकी वजह से महल बने और वो महल अवाम ने गिरते देखा। इमरान खान साहब को नज़र आ गया, मैं तो रोज़ वहाँ से गुजरता हूँ, उसामा साहब आपको या डोगर साहब आपको महल गिरा हुआ नज़र आया वहाँ पे? नहीं, वो इमरान खान साहब को पता नहीं कौन से अरसे से, कौन से खुर्दबीन से या कौन से उनको आईने से दिखा उसके इर्द गिर्द कुछ घर थे वो या बिल्डिंग अंदर नहीं थी उसामा साहब, अंदर महल के नहीं थी, ये महल के बाहर थी बाहर, बिल्कुल बाहर थी। ये वो जमीन थी जहाँ पे स्टेट लैंड जिसपे इन्होंने कमर्शियल प्रॉपर्टीज बनाई हुई थी, दुकानें बनाई हुई थी, फ्लैट्स बनाए हुए थे और ये सारे उनको रेंट पे दिया हुआ था और स्टेट लैंड पे कमर्शियल प्लाजे बना के ये वहाँ से रेंट ले रहे। लेकिन अब स्टेट लैंड भी है डोगर साहब, कुछ प्रॉपर्टी प्राइवेट थी, वो बोनाफाइड परचेजर बन गए, जिस तरह वो बता रहे थे कि 4 हाथ हमने, क्योंकि लेयरिंग तो होती है हमेशा। अब मामला ये हुआ कि कराची की पार्टी थी,
वो 2 भाई थे, उनकी आगे दो बेटे थे, अभी उनका नाम मुझे भूल रहा है। उनके दोनों खामद फौत हो गए, मर गए, अचानक इंतकाल हो गया, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट जो कागज लग गया ना रेवेन्यू में देख के हैरान हो गया था। यानी वालिद फौत होता है, उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट आ जाता है, उसके दोनों बेटे फौत हो जाते हैं। एक दिन बेटा होता है, फिर दूसरे दिन दराज होता है, एक और बेटा फौत हो गया, फिर उसके बाद 2 उसकी बेवा आ जाती हैं। वो बेवगान जो है उसके बाद उनके नाम ये प्रॉपर्टी हो जाती है, उसके बाद वो बेवगान ही गायब हो जाती है। वो उनका नाम मैं आपको डॉक्यूमेंट ला दूंगा, उसके अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद यानी उनका कोई आगे वारिस नहीं बनता, कराची की वो पार्टी थी, यानी वो पूरा किस्सा ही गायब हो जाता है। मुझे ये बता दें उसामा साहब, जब ये अफजल खोकर साहब MNA बने हैं, उनसे पहले इनके दादा या इनके वालिद के पास कितने एकड़, कितने मुरब्बे, कितने कनाल ज़मीन थी? आप जाके पूछ लें, कोई ऐसा मामला नहीं था। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी कितनी थी? क्या MNA बन के आप इतना ज्यादा सब कुछ बना सकते हैं? खैर साहब इसको भी छोड़ दें, मुझे एक बात बताएं। अच्छा खैर साहब मेरा एक और सिंपल सादा मासूमाना सवाल है। मोटरवे से उतरे ना, मोटरवे से उतरे। एक और बात है डॉक्टर साहब, मोटरवे से उतरे, लाहौर में एक खाता जो है वो मोटरवे से नीचे उतरेंगे तो वहां पे, और PTI की रहनुमा के नाम वो करवा दी गई है, वहां से एक एंकर को 8 कनाल ब्रॉर ब्राइब इन्होंने दी। जब उसने थोड़ा सा इशारा किया मैं आपके खिलाफ प्रोग्राम करूंगा। मैं जानता हूं उस एंकर को भी, आपके दोस्त हैं। अच्छा उन्होंने मुझे बताया, खोखर बरादरा ने बताया, उन्होंने कहा एंकर आपके तो ले लेते, आप भी कुछ ले ले। मैं बड़े मशहूर एंकर है। खैर साहब मेरा एक आपसे सैकड़ों कनाल उधर भी। मैं आज हैरान रह गया हूं, नहीं पता। मैं आज हैरान रह गया हूं, मरियम नवाज उनके घर चली गई। आज एहसन इकबाल, शाहिद खान अब्बासी, पूरी नून लीग जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत बड़ा सपोर्ट कर रहे थे खोखर बरादरान को। जी बड़ा जुल्म हुआ साहब को, एहसन इकबाल कहना पड़ा, आप अपने आप को प्रोफेसर सबसे इतराज जो है एहसन इकबाल साहब इतने जज्बाती हैं जितने आप लोग हैं। मुजम्मत बात ये है कि मरियम औरंगजेब साहब खुद खातून है, वो अफजल खोखर को लुकमे दे रही हैं कि आप एक ऐसी खातून जो खतून खाना है, जिनका कोई सियासत में तलक नहीं है, अलीमा खान के बारे में कि आप ऐसी चीजें जो है इल्जाम लगाएं। अच्छा ये बताएं, ये कितनी घटिया बात है, हम पार्टी नहीं है, मुजम्मत बात। मेरा एक सवाल है, मेरा आप वो खातून जो सियासत में नहीं है, आप उसको भी छोड़ दें सर, ये छोड़ दें, ये सियासत है, इसको छोड़ दें। अच्छा मेरा ये सवाल है, हम किसी के स्पोक्समैन नहीं है। मेरा एक सवाल ये है कि क्या ये सरकारी जमीन नहीं थी? क्या किसी को इबाम है, शक है? खोखरों ने अगर ये ज़मीन खरीदी थी तो वो मीडिया को कागजात दिखा दें कि ये ज़मीन हमारी मलकियत थी, ये गवर्नमेंट ने हमारे साथ जुल्म किया है। अगर ये सरकारी ज़मीन पर वो काबिज थे, ये 45 कनाल जो कि अब एस्टैब्लिश हो चुका कि ये सरकारी ज़मीन थी, किसी ने ये नहीं कहा कि ना ये सरकारी ज़मीन, अगर ये सरकारी ज़मीन ना होती तो ये तो अभी तक तूफान बर्पा कर देते। मैं हैरान हूं कि सरकारी जमीन पे कब्जा करना पूरी नून लीग में कोई जुर्म ही नहीं है। तो आज एहसन इकबाल, आज शाहिद खान अब्बासी, मरियम नवाज, ये सारे कर रहे हैं। मैं तो हैरान रह गया हूं। सारी कौम के सामने नून लीग एक कब्जा ग्रुप के साथ खड़ी हुई है, उस कब्जा ग्रुप को सपोर्ट कर रही है, उसके साथ यकजहती कर रही है। वो बंदा जिसने जमीनों पे 2018 का कब्जा करना कोई जुर्म ही नहीं है इनके अंदर। 2018 के अंदर उदार सुना रहे, 2018 लाहौर रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट, वहां पे केस की समाअत हो रही थी, चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच था, जस्टिस उमर बंदियाल भी साहब थे, जस्टिस इजाजुल हसन साहब थे, चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब। ये केस जो है ये टेकअप हुआ, एहसन बून साहब इनके वकील थे, सारे भाई आए थे, मैं भी उस कोर्ट में इत्तेफाक से बैठा हुआ था। जब इनसे चीफ जस्टिस ने पूछा कि वो खोखर पैलेस के, हाँ जी आए जी, पार्टी आ गई, इन्होंने कहा जी हमारी सिर्फ 4 कनाल जमीन है, 60 कनाल की झूठ बात है। मैंने ऐसे हाथ खड़ा किया कोर्ट में, ये मैं कोर्ट एंड कोर्ट बात कर रहा हूं। तो डॉक्टर साहब तो उन्होंने कहा जी आप आगे हैं, मैं कहा जी मैं आगे आता हूं। 60 कनाल तो मैं कहा 2010 में थी इनकी, जो मैंने डेली टाइम में रिपोर्ट छापी, जाली नक्शों के बारे में इनको लेटर इशू हुए, डिमोलिशन के, वो सारे डिमोलिशिंग जो इलीगल सारा। उन्होंने कहा आप आए आगे, मैं कहा जी इस पर JIT बनाई जाए, हुसैन असगर है उस वक्त DGI, और ECL में नाम इनके प्लेस किए जाए। वो हुआ, उसके बाद आप अंदाजा लगा लें। मैंने इलामा इकबाल टाउन से फाइलें मंगवाई, मुझे पता जिस तरह मैंने हासिल की। फिर उसके बाद LDA, उसके बाद DC सालिया सईद उस वक्त थी, और आमना इमरान थी DG LDA। इन्होंने पहले दिन कोर्ट के सामने झूठ बोले, AC दोनों जाके पुलिस वाले वहां पे फीते मारते रहे, DC से जनाब सालिया सईद जो आई नहीं,
एक दिन जाके वहां पे उनकी एब्सेंट मार करके बकायदा पुलिस वाला को चेयर का करो, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की। दूसरे दिन उसने खुद कोर्ट के सामने मानने पे इतराया कि 200 कनाल के करीब उसने कहा। पहले उसने कहा जी कोई ऐसी बात ही नहीं है। डीसी सालिया सईद जो इनकी ब्लू आइड है पीटीआई की, जिनको लगाया गया डीसी, उसने जाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने इनकी फेवर में झूठ बोला। डीजी आमना इमरान ओपन करके फोन कहती थी कि शकूर राना और ये वो इनसे बात करे और आप, मैं कहा मेरा क्या तल्लक है, मैं तो एक इंटरव्यू, मैंने तो बताया कोर्ट को, मैंने वो फाइलें जाके पेश की। उसामा साहब मामला मैं आपको बता दूं, इन्होंने मैनेज कर लिया वो केस, आज भी वो मैनेज कर लेंगे, मुझे पता है किस तरह मैनेज कर लेंगे। ये नायल लोग हैं पीटीआई के, इनसे वो केस हैंडल नहीं होगा। मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं लेकिन मैं दे के जाया नहीं करना चाहता। यहाँ पे ब्लैकमेलर बैठे हुए हैं, यहाँ पीटीआई के अंदर 2 नंबर लोग ब्लैकमेलर, जो डोगर साहब बात करते हैं, जो बुजदार साहब इसलिए रोना रोते हैं, वो कहते हैं अपॉइंटमेंट कहीं और से आती है, जो डीलिंग विलिंग कहीं और होती है। मैं तो बदनाम हूं। वो आपने मिसाल सुनी है बंदर और कट्टे वाली, एक मिसाल सुनी है आपने, वो चक्की थी आटे वाली, ठीक है, बंदर आटा खाता था और सुबह जनाब मुंह उसके ऊपर आटा लगा देता था कट्टे के ऊपर, वो उसको मार मार के मालिक आता था चक्की का, वो कहता आटा ये खा गया। यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे जो गदर मचा हुआ है पंजाब के अंदर, ये 2-3 लोग नॉन इलेक्टेड बैठे हैं वज़ीर आज़म के दाएं बाएं, ये सारी पॉइंट ट्रांसपोर्ट तो वो कर रहे हैं वो। अच्छा, और एक ब्यूरोक्रेट जो बाबर अवान साहब ने कहा जी पाकिस्तान के 10 बड़े कब्जा ग्रुपों के सामने कोई नहीं बोल सकता था, कोई कानून ऐसा नहीं है कि असेंबली जैसा आईनी इदारा इसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। तो क्या अब ये जो 10 बड़े कब्जा ग्रुप हैं उनके खिलाफ वाकई ये पूरे लाहौर में तो मशहूर है खोकर पैलेस और खोकर बरादरान, ये तो सबको पता है, बाकी और भी तो बहुत से हैं, तो ये सिर्फ क्या इनके खिलाफ कार्रवाई, जो कि असद खरद साहब कह रहे हैं कि कोई नहीं होगा। 60 कनाल तो गौर इजाज जो है, जो गौर इजाज है, ये जो लेक सिटी वाला है, 60 कनाल के तो मेरे पास डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं। 60 कनाल तो जो रिंग रोड से उतरे तो जो कमर्शियल पहले सारी जगह है, 60 कनाल वो उसने उसके ऊपर कब्जा किया है। 66 कनाल सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह है, उसके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं। गौहर इजाज साहब इसको आप पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं, हमारा चैनल हाजिर है जब चाहें आप। माशाल्लाह आप अपने भी चैनल के अंदर शेयर शुरू है आपके, आप इसका जवाब देना चाहें, हम हाजिर हैं। 60 कनाल पैल की फैक्ट्री के साथ, पैकेजेस के साथ, वो सारा जो है उस सरकारी जो गदर मचा हुआ है ना, वो कितने लीज पे गई है। और सर ये भी तो सारी स्टेट लैंड है जिसपे कब्जे किए हुए हैं, ये अरबों खरबों रुपए की लाहौर के सेंटर में इतनी महंगी जमीन है जिसपे कब्जे हैं। मेरा मैं यही तो मेरा रोना है कि एक जब आप कहते हैं कि आज भी एमएम आलम रोड पे एक एलडीए के साबिक जो डायरेक्टर है उसका पंप है, वो इलीगल है, बना हुआ है, किसी को नहीं पता, चल रहा है। तो सर ये नून लीग लिस्ट में आता है, लेकिन वहाँ एमएम आलम पर तो फिर वो शहबाज शरीफ साहब के दामाद का भी वो याद आ जाता है, तो बना लिया ना नेशनल साहब। मैं अगर लाहौर में इलीगल कब्जा जाली रिपोर्टें बना रहे थे, इतनी रिकवरी हो गई, इतनी लैंड रिट्रीव कर ली, वहां पे वही लोग बैठ जाते हैं। लाहौर में इलीगल कब्जा ग्रुपों के खिलाफ अगर जेन्युइन कार्रवाई कीजिए, नेक नीति के साथ, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े खोखरों से भी बहुत बड़े बड़े मगरमच्छों पे हाथ डाला जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि ये अरबों रुपयों की नहीं, 200 अरब की नहीं, 200 अरब डॉलर की रिकवरी है। सिर्फ आप एक काम कर, अगर आपने पकड़ना है, कर्जे उतर जाएंगे, अगर आपने पकड़ना है तो एक काम, 100 अरब डॉलर ही चाहिए। एक काम कर ले, सिर्फ आप सारे पकड़े जाएंगे। इमरान खान साहब अगर इसके ऊपर फार्मूले के ऊपर एक काम सिर्फ आप ये कर लें कि जो रिंग रोड बना है लाहौर का, और जो बड़ी बड़ी शाहराहें बनी हैं, जो ब्रॉडवे बड़े बड़े बने हैं, उनके बनने से पहले वो जमीनें किनके नाम थी, उसके बाद वो किन्हों ने खरीदी, बेनामीदारों ने, और उसके बाद उसके बेनिफिशियरी कौन है। आपको वो टाइटल जब निकालेंगे, जब टाइटल निकालेंगे तो वो बेनामीदार किसके, खोखरों के बंदे होंगे, वो हमजा के बंदे होंगे, वो आरचीमा के बंदे होंगे, वो ख्वाजा बरादरान के बंदे होंगे, वो इसरार सईद चीफ जो इंजीनियर था उसके बंदे होंगे। ये सारे लोग जो है पहले, और शहबाज शरीफ के और बाकी लोगों के, मरियम साहिबा के, ये क्या करते थे कि ये आपस में कच्चे नक्शे बना लेते थे, और आपने अक्सर देखा है अचानक सड़क मुड़ जाती है, जब इनकी मर्जी का वो नहीं बंदा आता था तो सड़क वहां से मुड़ जाती, रातों रात अरबों रुपए की बनती थी, कमर्शियल ब्रॉडवे आ जाते थे, गैसिफिकेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन और पानी, सीवरेज, हर चीज आ जाता था, ब्रेक ले लेते हैं, और अरबों रुपए की वही जमीन जो कोड़ियों में ली होती थी, सरकारी रिसोर्सेज इस्तेमाल करके ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे, जिनके नाम जमीन लगी वो आज भी वहां पे किराए के मकानों में। 3 लीटर पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए इजाफे की सिफारिश कर दी गई है। कितनी खतरनाक खबर है ये आवाम के लिए, ब्रेक के बाद बताते हैं। अब पता चला। अब चूंकि हुकूमत ने तरमीम कर दी है और हर 15 रोज बाद देखा जाता है पेट्रोल की कीमतों को,
तो अब शायद ये अब तीसरी दफ़ा हो जाएगा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, ये 1 महीने के अंदर अंदर, यानी 15 दिन पहले, उससे 15 दिन पहले भी, और अब ये 1 फरवरी से 12 रुपये तक फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ सकती है। अब होगा ये जो मुझे लगता है, अब पता नहीं असद खलल साहब, बाबर डोगर साहब इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं कि 12 रुपये नहीं बढ़ेगी, इतनी मैं आपको खुशखबरी दे सकता हूँ, लेकिन साथ ये खबर भी सुन के कीमतें बढ़ेंगी सही। बाबर साहब आपको क्या लगता है? मुझे लगता है 12 रुपये नहीं बढ़ेंगी, लेकिन यह है कि वज़ीर आज़म, अभी ये भी देखें ना, हमारे प्रोड्यूसर बड़ा ज़हीन आदमी कह रहा है जी सरप्राइज़ वज़ीर आज़म देंगे कि 12 रुपये नहीं बढ़ाएंगे, 5-6 रुपये या जो कम करके बढ़ा देंगे। ये भी एक रिलीफ देना है कौम को। उसामा साहब, लास्ट टाइम भी 10 रुपये का 7 रुपये का अनाउंस किया गया और 2 रुपये कीमत बढ़ाई गई, और प्राइम मिनिस्टर ने जो मीटिंग की उसमें कहा जी ये तो बड़ा जुल्म है अवाम पे, इतना बड़ा इजाफा एकदम नहीं किया जा सकता, तो फिर कैबिनेट ने 2 रुपये की अप्रूवल दी। अब उन्होंने 12 रुपये की बात कर दी है, तो कम से कम 4 रुपये की मेरा ज़ाती ख्याल है कि 4 रुपये तक कीमत बढ़ा दी जाएगी, और ये कहा जाएगा कि जी नहीं, इतना हम अवाम पे 12 रुपये का तो नहीं करते, और बहुत अवाम पे एहसान डाला जाएगा, बहुत ज़्यादा गरीब अवाम जो है, ये जो बेचारी मजबूर लाचार अवाम है, इसको एहसान की मट्टी तले दबाया जाएगा और कहा जाएगा कि 4 रुपये हम बढ़ा रहे हैं या 3 रुपये बढ़ा रहे हैं। ये भी उसामा साहब मिली जुली गेम है। सारा मलबा जो है वो अल्टीमेटली रेगुलेटर जो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम पे डाल दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि तुमने 12 रुपये भेजनी है और हमने 3 रुपये करनी है, ताकि अवाम जो है, अवाम भी खुश हो जाए कि देखे जी कितना अवाम से मोहब्बत करने वाली गवर्नमेंट है, कितना अवाम से मोहब्बत करने वाली PM है कि जो अवाम के लिए उसने 9 रुपये की कुर्बानी। इंटरनेशनल मार्केट में जब बढ़ती हैं तो वो तो फैक्ट है कि बढ़ रही है इंटरनेशनल मार्केट में। जब कम होती है तो समझ फिर कम भी तो होनी सर, कम भी करके देख लिया था, पेट्रोल ही नहीं मिला, लेकिन चले वो कम जब होता है तो फिर यही तो चीज़ है, यही तो चीज़ है। गवर्नमेंट का काम क्या होता है? गवर्नमेंट किस लिए होती है? हुकूमत किस लिए होती है? हुकूमत का काम यही होता है कि चीज़ें जब बढ़ रही हैं तो वो फिर पेट्रोल की कीमत चले बढ़ गई, मजबूरी है, कोशिश तो करें कि ना बढ़े जी, अवाम का वहाँ पे कम से कम इम्पैक्ट जाना चाहिए। पेट्रोल का बढ़ने का मतलब ये है कि हर चीज़ की कीमत आगे गवर्नमेंट से महंगाई काबू नहीं हो रही। अब जब आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन में इजाफा हो जाएगा, हर चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन होनी है, अल्टीमेटली गुड्स की भी ट्रांसपोर्टेशन होनी है। जब गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन पे इजाफा होगा तो अल्टीमेटली हर चीज़ महंगी हो जाएगी और महंगाई में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये गवर्नमेंट कैसे फेस करेगी ये कि जब इतनी महंगाई हो जाएगी। लोगों की तो पहले चीखें निकल आई हैं, बिजली लोगों की इस्तात से बाहर जा चुकी है, पेट्रोल लोगों की इस्तात से बाहर चला गया, गैस बाहर चलेगी, मीटर का रेंट भी सर 20 से 40 रुपए की मंजूरी हो गई है, और बेरोजगारी अपने अरूज पर है, कारोबार ना होने के बराबर है। लोग कैसे जिएंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे? लोगों को डॉक्टर साहब आपको नहीं पता सेहत कार्ड दे रहे हैं वो लोगों को 7,20,000 रुपए का फी कराना। सर क्या आप सारे सेहत कार्ड दे रहे हैं? वो तो अच्छी चीज़ है, लेकिन वो तो बीमार के लिए है, अब वो ठीक है। और वो उसमें भी ये है कि अगर खुदा न खास्ता किसी को हॉस्पिटलाइजेशन की भी खास किसी ऑपरेशन की अच्छा मामला ये है कि उसामा साहब गरीब आदमी दवाइयाँ कैसे ले? प्रोग्राम जब ये 15 रुपए की आई थी ना, तो उस वक्त भी हमने यही कहा था कि ये 15 रुपए ही इजाफा होगा और वो 15 रुपए होके रहना है। 3 रुपए 2 रुपए 95 पैसे उस वक्त हो गया, 6 रुपए अब हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने 2-4 में क्या, मैं अंदाज़ा मेरा है कि 6 रुपए कर देंगे, और 10 दिन बाद मजीद जो है ना वो 6 रुपए वो भी ऊपर हो जाएगा। वो फिर इस तरह का बात करें। आप मुझे उसामा साहब एक तो रिवाइज करने का 15 दिन पहले 15 रुपए आवाम के ऊपर बहुत जुल्म था, और 15 दिन बाद 3 रुपए पहले बढ़ा लिया, 6 रुपए और 9 रुपए आवाम के ऊपर जुल्म नहीं होगा, क्योंकि 15 दिन बाद आवाम बहुत खुशहाल होगी, इसलिए उसको 9 रुपए भी पर लीटर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 15 दिन बाद फिर 6 रुपए ऊपर ला देंगे, 15 रुपए हो जाएगा। तो आप अगर 45 दिनों के अंदर 15 रुपए फी लीटर आवाम के ऊपर इजाफा पेट्रोल का फी लीटर आ जाएगा है सर, कोई शौक से नहीं करेगा। 45 दिन बहुत ज्यादा दुरानिया होता है, आवाम बहुत खुशहाल हो चुकी होगी। तो इसलिए इमरान खान साहब तो आवाम का दुख दर्द जानते हैं। जब इमरान खान साहब कंटेनर पे आवाम को ये सबक पढ़ा रहे थे और ये सबक याद करा रहे थे कि जब टैक्स बढ़े तो आप समझो आपका वजीर आजम और हुक्मरान चोर है, जब बिजली का बिल बढ़े आप कहो, आप समझ लो कि आपका हुक्मरान करप्ट और चोर है, जब गैस की कीमतें इजाफा हो आपको पता होना चाहिए कि आपका हुक्मरान चोर है, जब टैक्सों का बोझ आपके ऊपर बढ़े
तो आपका हुक्मरान और वजीर आजम चोर है। अब हमने तो वो सबक याद कर लिया था, आकर पता लगा ना, ऐसा रट्टा लगाया 126 दिन, पता ही नहीं था कि इतना बुरा हाल है। इमरान खान साहब तो ये कहते अब मामला ये है कि ये जो चोर सिपाही का खेल खेल सबसे आसान काम है, आप पेट्रोल पर टैक्स उसामा साहब मैच फिक्सिंग है। दुनिया के अंदर तमाम दुनिया के ममालिक का डाटा उठा ले, मैं ये बड़े दावे से बात कर रहा हूँ, जितना पेट्रोलियम की मसनूआत के ऊपर पाकिस्तान के अंदर लेवीज लग रही है, यानी टैक्सों की शरह 1 लीटर के ऊपर 40 से 50 रुपए, मेरा ख्याल स्लैब भी खत्म हो गई है। जो कैप थी ना जहां पे, वो भी सारी क्रॉस कर चुके हैं। पूरी दुनिया के अंदर जो इंडिकेटर होता है ना कि मैक्सिमम पेट्रोलियम की मसनूआत के ऊपर आप इतना टैक्स लगा सकते हैं, वो कैप तक हम क्रॉस कर गए हैं। एक तो होता है ना उसका एक्सट्रीम लेवल, वो भी ऑलमोस्ट हम क्रॉस कर चुके हैं। और अगर 45 दिन के अंदर 15 रुपए लीटर पेट्रोल में इजाफा होता है तो गरीब आदमी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि गरीब आदमी ना मोटरसाइकिल में तेल डालता है, वो बगैर हवा के चलता है, बगैर पानी के चलेगा। क्योंकि फवाद हसन जो चौधरी साहब मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, पानी की गाड़ी हमारे एंकरों ने उन्होंने चला दी थी, काश वो गाड़ी दे दें। अब वो आ रहा है जी इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रही है, वो आएंगी इतने की उसामा साहब गरीब आदमी कहाँ, बिजली भी तो महंगी हो रही है, 1.5 करोड़ रुपए की अगर गाड़ी या 2 करोड़ की आएगी तो वो कौन अफोर्ड कर सकता है। देखिए ना, गाड़ियां भी आई है, पेट्रोल कोई पाकिस्तान में तो है नहीं इतना, शायद 10-15% हम अपनी जरूरियात। देखिए हम अगर 40-45 या 50 रुपए फी लीटर के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं सर, वो तो ये जुल्म नहीं है सर। वो टैक्स फिर कहाँ क्या मोटरसाइकिल कौन यूज करता है? आपके कितना को टैक्स, इनकम टैक्स का उसामा साहब कर लेते हैं। मोटरसाइकिल कौन यूज करता है? अमीर आदमी यकीनन यूज करते होंगे, गरीब आदमी तो मोटरसाइकिल नहीं यूज करता होगा, उसके ऊपर भी तेल। छोटी मोटी गाड़ियां, हर घर जो है लाहौर में 1 करोड़ की आबादी है, 1 करोड़ से ऊपर आबादी है, हर घर में मोटरसाइकिल एक आध होगी, किसी के घर नहीं भी चले होगी, किसी के घर 2 भी हो सकती है। गाड़ी छोटी मोटी होती है, हर बंदे की जरूरत, बुनियादी जरूरत बन चुकी है। सर वो तो आपकी बात सही है, लेकिन सिर्फ पेट्रोल का नहीं मसला है, यानी गाड़ी में डालने का, या तो ट्रांसपोर्ट के किराए में इजाफा हो जाता है, भी बढ़ेंगे। गुड्स के, यानी आपकी देख लें पोल्ट्री इंडस्ट्री है, अगर आपकी सब्जियां महंगी, आपके फ्रूट महंगे, आपकी हर चीज महंगी होगी, आपकी ग्रोसरी, आपका अनाज, जो भी चीजें बाहर गवर्नमेंट के पास एक ही चॉइस होती है, कोई भी गवर्नमेंट अगर ये बाहर से खरीद रहे हैं, महंगा हो गया पेट्रोल तो ठीक है जी, सस्ता। अब हम सस्ते का मसला यह है कि टैक्स आप कम कर दें, टैक्स आप कम करेंगे तो आपका टारगेट ही पहले ही नहीं अचीव हो रहा, टैक्स का टारगेट। तो फिर IMF के गुलाम आप बने हुए, जिसके लिए आपने कहा था कि कस्टम्स, ये जहां ये इदारे हैं, इन इदारों को चाहिए कि अमीर से सही तरह टैक्स ले, अमीर जाके जब इस तरह का मसला हो तो रिफंड लेते जा सके। उसामा साहब वो टैक्स नहीं देता अमीर आदमी, वो रिफंड लेता है, अरबों रुपए के जाली रिफंड लेता है वो। सर टारगेटेड टैक्स तो गरीब आदमी तनख्वाहदार देता है, जिसका सोर्स कट जाता है अभी भी। और जो 5 स्टार होटल्स और जो बड़े बड़े जो बैठे हैं मॉल्स, जो GST कार्ड लेते हैं, आपको सेल टैक्स कार्ड लेते हैं 17%, इमरान खान साहब को ये पता नहीं है क्या वो दे रहे हैं खजाने में? वो वहां पे जो उनको प्रॉफिट की जरूरत ही नहीं है, 17% आपके बिल के ऊपर वो काट के मार लेते हैं सर, करोड़ों रुपए किधर जा रहा है? इसका कोई चेक होगा, या टारगेटेड सब्सिडी देनी होगी गरीब आदमी को, या फिर टैक्स कलेक्शन बेहतर करनी होगी, ताकि जैसे ही पेट्रोल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती हैं तो आप यहाँ कुछ रिलीफ कम से कम आम आदमी को। चले, वो ट्रैक्टर वाला अच्छा किया इमरान खान ने, कम से कम जिम्मेदारों के लिए अच्छी स्कीम निकाली है, उस पर हम अप्रिशिएट करते हैं। चले, शुक्र आपने एंड पर कोई चीज़ अप्रिशिएट कर दी है। आखिर में प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।